हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की कंप्लीट रिवीजन। देखिए, आने वाले सभी एग्जाम जैसे बात करते हैं एसएससी जेईएन का एग्जाम है, राजस्थान जेईएन है, एनएलसी है, वाइजैक स्टील है। इन सभी एग्जाम्स के लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर सीरीज़ को कवर किया हुआ है। जैसे अगर बात करते हैं ईएससी और गेट के प्रीवियस सीरीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं लिया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। और बात करते हैं देखिए एसएससी जेई के बारे में। तो एसएससी जेई के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर की सीरीज हम डेली इवनिंग में कवर कर रहे हैं, आप वहां से उसको प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। ठीक है, और अब आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जेईएन के प्रीवियस ईयर, चाहे वो आपके मैकेनिकल के हों, चाहे वो बात करें सिविल एग्जाम्स के हों। ठीक है, सिविल आपके ट्रेड के हों, तो ये सारे एग्जाम्स को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। और देखिए, चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो सेशन के बारे में। देखिए, इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग और क्या क्या टॉपिक्स हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चला जाता है, कैसे कैसे हमें न्यूमेरिकल को अप्लाई करना है। ठीक है, और सारी चीज़ों को हम देखेंगे और बहुत कंसाइज वे में पढ़ेंगे और बहुत बिल्कुल भी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बिकॉज हमें क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन लेनी है सब्जेक्ट की। प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाना है बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वीडियो, और बस टू द पॉइंट पढ़ेंगे, रिलेवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस हमारे सेशन को देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आरएसी के बारे में। देखिए, आरएसी हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेशन के अंदर पढ़ते हैं। बट ये एप्लीकेशन है क्यों, इसका मेन रीज़न क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के अंदर हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक स्पेस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रूम है ए, ये मुझे रूम है, इसका 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब मुझे इस रूम को कूल करना है। ठीक है, अगर मुझे कूल करना है दैट मीन्स मुझे इससे हीट कुछ रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मेरे पास कोई दूसरा रूम है बी और मुझे इस रूम को क्या करना है, मुझे इस रूम को ठंडा करना है, तो अगर मुझे ठंडा करना है तो मुझे इस रूम के अंदर क्या करना पड़ेगा, हीट का सप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर तो हीट हमारी रिजेक्ट करी जा रही है, बट यहाँ पे हमें हीट का सप्लाई करना है, और ये दोनों प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ वर्क डन भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट या कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म, ये चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और यही हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक डेफिनेशन था। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ से है, बिकॉज यहाँ पे हम डील करते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है। और बाकी एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन है, गैस टरबाइन है, तो ये सारी हमारी थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, आपका थर्मोडायनेमिक्स का ही एक पार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग, आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और अब देखिए, बात करते हैं कि एक्चुअल में आरएसी और आपका एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन क्या क्या टर्म्स हैं और इनको हम क्या क्या हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं। देखिए, आपने एक जो टर्म सुनी होगी, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, सबके घर में होता है रेफ्रिजरेटर, और ये आपका जैसे होगा, आपके रूम को ठंडा करने के लिए आप यूज़ करते हो एयर कंडीशनर। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर जो वर्ड है वो आपका रेफ्रिजरेशन से ही आपका अडॉप्ट हुआ है, और एयर कंडीशनर है वो आपका एयर कंडीशनिंग से अडॉप्ट हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, रेफ्रिजरेशन होता क्या है। देखिए, रेफ्रिजरेशन होता है आपका अ प्रोसेस टू मेंटेन एंड प्रोड्यूस टू टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग्स। ठीक है, अगर देखिए फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ फ्रिज के बारे में। देखिए, फ्रिज है, मान लो बाहर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और आपने इसमें कोई कोल्ड ड्रिंक का बोतल रखा हुआ है। आपको क्या करना है, आप जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे जाओगे तो ये 40 डिग्री सेल्सियस को आपने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो आप क्या करते हो, आप रेफ्रिजरेंट की हेल्प से इसको ठंडा करते हो। ठीक है, और अंदर वाला जो पूरा स्पेस है इससे हीट का रिजेक्शन करते हो, और अंदर जो मेंटेन करते हो टेम्परेचर बिलो द सराउंडिंग। अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, आपने 10 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया है, ताकि आपका जो इतने भी खाने पीने का सामान है या आपने जो भी कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है वो कूल हो जाए। ठीक है, और ये कूल हो जाए तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द बिलो द टेम्परेचर। ठीक है, आपका जो टेम्परेचर होगा वो बिलो देन एटमॉस्फेरिक या आपका सराउंडिंग्स, आप एक प्रॉपर वर्ड सराउंडिंग यूज कर सकते हो, बिकॉज आपका बाहर 40 डिग्री सेल्सियस है और आपने अंदर 10 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना है। दैट मीन्स आपको बिलो द आपका सराउंडिंग मेंटेन करने का जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जो प्रोड्यूस करने के लिए जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ठीक है, और अगर बात करता हूं मैं कोई प्रॉपर ऐप का डेफिनेशन, तो रेफ्रिजरेशन मशीन इज अ डिवाइस विच कैन आइदर कूल और मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर लोअर देन द सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई टेम्परेचर, मान लो एटमॉस्फेरिक या फिर हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और मुझे 5 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है फॉर एग्जाम्पल आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर,
तो क्या करना पड़ेगा, इससे हीट का रिजेक्शन करना पड़ेगा। और हीट रिजेक्शन के लिए आप क्या करते हो, कुछ वर्क करते हो, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में वर्क अप्लाई करते हो या आप किसी दूसरी फॉर्म में अप्लाई करते हो, तो आपको कुछ वर्क डन देना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा आपके सिस्टम से। तो इसी आपके मशीन को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग। और अगर बात करें, और इस टाइप को जो इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाली जो मशीन होती है, इसको बोलते हैं आप रेफ्रिजरेटिंग मशीन। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारी कूलिंग है, जो इसने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस किया हुआ है, इसको मेजर करते हैं हम किस टर्म के अंदर। देखिए, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR, अगर जैसे आपने देखा होगा कि कितने टन का एसी है या कितने टन का हमारा क्या है, कैपेसिटी का हमारा रेफ्रिजरेटर है। तो इस जो रेफ्रिजरेशन, जो हमारी कैपेसिटी है रेफ्रिजरेशन का जो इफेक्ट है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, या आप डिनोट करते हैं TR से। ठीक है, और 1 TR जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो आपका होती है कि आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आपने फ्रॉम 1 टन ऑफ वाटर, ठीक है, 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 टन ऑफ वाटर, 1 टन पानी को कन्वर्ट करने में, ठीक है, आइस से आइस तो कन्वर्ट करने में इन 24 आवर्स में कितना एनर्जी हमारा क्या है, जो रिक्वायर्ड हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि 1 टन पानी को आइस बनाने में एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा रिक्वायर्ड होगा, वो हमारा क्या होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। और इसका अगर बात करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में, तो 1 TR होता है, दैट इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या फिर बात करें 3.5 किलोवाट। ठीक है, और अगर बात करते हैं मिनट्स के अंदर, तो डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 60, तो ये आपका हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में कई बार पूछा जाता है कि 1 TR का आपका क्या वैल्यू है। ठीक है, तो 1 TR का आपका वैल्यू हो जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है, और या फिर आपका 3.5 किलोवाट इन टर्म ऑफ अगर बात करें किलो जूल पर मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका हुआ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और आपके 1 TR के बारे में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए आप सर्किट डायग्राम जो आप बनाते हो, जैसे हम उसके अंदर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट इंजन के लिए, तो अगर आप डिनोट करते हो सर्किट डायग्राम की फॉर्म में, तो मान लो ये रेफ्रिजरेटिंग मशीन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, टेम्परेचर T1, ठीक है, और ये हमारा टेम्परेचर है T2, ठीक है, और ये हमारा क्या है, हीट Q1, और ये आपका हीट रिजेक्शन Q2। और इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए रेफ्रिजरेशन में क्या होता है, हमारा मान लेते हैं कि हमारा ये वाला जो पूरा ये क्या है, हमारा स्पेस है, जिसको हमें क्या करना है, कूल करना है। ठीक है, अब ये स्पेस कूल करना है मान लो, और जो हमारा टेम्परेचर है ये T2 है, तो ये T2 टेम्परेचर क्या है, हमें ये T2 टेम्परेचर हमारे स्पेस को मेंटेन करना है, और इससे हमें क्या करना है, लोअर टेम्परेचर से हमारा हीट को एक्सट्रैक्ट करना है हमारे किसके अंदर, सराउंडिंग के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो Q2 है, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द स्पेस, तो इसी Q2 को हम बोलते हैं हीट रिजेक्टेड, या फिर हम बोलते हैं हीट आपका हीट एक्सट्रैक्ट, या फिर हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल देते हैं, या फिर हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, और ये हमारा वर्क डन है, जो कि हम वर्क डन करें इन फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कंप्रेसर। और Q1 क्या है, हमारा हीट हमारा क्या है, रिजेक्टेड टू द सोर्स T1। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एक सर्किट डायग्राम है। और हम देखिए बात करते हैं COP, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, या फिर आपका हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एक ही होती हैं, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब वर्क इनपुट क्या करेंगे, हम वर्क इनपुट देंगे किसको, कंप्रेसर को, इन टर्म ऑफ किस में देते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देते हैं। और फिर कंप्रेसर क्या करता है, घूमने के बाद मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से क्या करता है, वो कंप्रेस करता है हमारे आपके रेफ्रिजरेंट को। ठीक है, तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो गया डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट हो गया, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है आपका, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस विच इज Q2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये दोनों हमारे क्या हो रहा है, इनलेट हो रहा है, दैट मीन्स वर्क डन प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। ये हमारा कहाँ से आया, फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q2। ठीक है, तो आपका वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर COP ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे Q2 क्या है हमारा, किलो जूल
पर केजी के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी हमारी किलो जूल पर केजी के अंदर होगा। ये डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस ऑफ हीट Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा क्या होगा, ये किलो जूल पर केजी से किलो जूल पर केजी कैंसिल हो जाएगा। तो COP क्या होती है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है हमारी, ठीक है। और ये हमारी क्या बताती है कि हम कितना हमारा अमाउंट ऑफ हीट आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है पर कितना हमें, कितना आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कितना हमारे क्या है वर्क डन करना पड़ रहा है। या फिर बात कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस पर यूनिट वर्क इनपुट, ठीक है। कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पर यूनिट वर्क इनपुट के, इसका रेशो ही हमारा COP कहलाता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में। और Q1 है हमारा हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स, और Q1 हमारा क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्टेड टू दी सराउंडिंग्स, और Q2 क्या हो जाएगा आपका, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी, देखिए कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ी से याद रखने हैं। पहली चीज़ आपको याद रखनी है COP क्या होता है, COP का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कई बार काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके COP पर बेस्ड आते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, हम लॉ उसके अंदर पढ़ते हैं, सेकेंड लॉ के अंदर एक तो हम पढ़ते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक पढ़ते हैं आपके क्लॉसियस स्टेटमेंट। देखिए देयर आर टू स्टेटमेंट्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वन इज केल्विन प्लैंक एंड अनदर इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को तो बोलते हैं हम हीट इंजन की स्टेटमेंट, ठीक है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रिलेट्स टू हीट इंजन स्टेटमेंट्स, और क्लॉसियस स्टेटमेंट रिलेट्स टू रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि क्लॉसियस ने बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, कि जो हमारा क्या करे, लो टेम्परेचर से हीट को एक्सट्रैक्ट करे, ठीक है। कि कोई अगर ऐसा रेफ्रिजरेटर या फिर कोई ऐसा डिवाइस बनाना बहुत मुश्किल है जो कि लो टेम्परेचर से हीट निकाले और हाई टेम्परेचर को हीट दे विदाउट एनी वर्क डन, ठीक है। तो ये हमारा बोला था किसने, क्लॉसियस ने, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इंजीनियरिंग सर्विसेज में और गेट में भी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है या हीट पंप होता है ये हमारे कौन सी स्टेटमेंट को रिलेट करता है, तो ये हमारा क्या करेगा, क्लॉसियस स्टेटमेंट को रिलेट करेगा, ना कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। और हीट इंजन होता है वो हमारा बात करता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। और हीट इंजन के बारे में बात करते हैं, देखिए हीट इंजन के बारे में जो स्टेटमेंट थी केल्विन प्लैंक की, उसने बोला था इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच प्रोड्यूस वर्क डन, और जो हमारा हीट ले रहा है एंड द सप्लाई ऑफ द हीट फ्रॉम द सोर्स विदाउट एनी रिजेक्शन। मतलब उसने बोल दिया था कि कंप्लीट जो कन्वर्जन ऑफ वर्क होगा हमारा, एक सोर्स से हमारा टेम्परेचर से हमारा जो हीट लेगा और हमारा वर्क डन करेगा, बट रिजेक्शन जीरो होगा, दैट मीन्स 100% एफिशिएंट होगा, तो वो बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये हमारी कौन सी थी, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट थी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हुई देखिए COP के बारे में और हमारी स्टेटमेंट के बारे में कि कैसे रिलेट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए हीट पंप के बारे में। देखिए हीट पंप अगर बात करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं दोनों फिगर बनाता हूँ, ये है हमारा हीट पंप, ठीक है। अगर सर्किट डायग्राम की बात करें दोनों हमारे कुछ कुछ सेम होते हैं, ये वर्क इनपुट हो जाएगा, ये Q1 इज़ द हीट रिजेक्टेड टू सराउंडिंग्स, ये Q2 आपका हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर T2 एंड T1 इज़ द हायर टेम्परेचर। दूसरा में ये फिगर है आपका, ये रेफ्रिजरेटर के लिए है, Q1 इज़ द हीट रिजेक्टेड, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये आपका T2 हो जाएगा, ये आपका T1 हो जाएगा, ये Q2 इज़ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखिए रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन में हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एक इस स्पेस के अंदर, ठीक है। हमें इस स्पेस को कूल करना है तो हम क्या करेंगे, इससे हीट को रिजेक्ट करेंगे Q2 विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट, ठीक है। तो ये हमारा डिवाइस कहलाता है रेफ्रिजरेटर। बट बात करते हैं हम देखिए विंटर्स के अंदर, तो विंटर के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, स्पेस के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है, ठीक है। और सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठंडा होता है। तो अगर हमें इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट को एडिशन करना पड़ेगा। तो ऐसा डिवाइस जो हमारे स्पेस के जो हीट को बढ़ाता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग, उस डिवाइस को बोलते हैं हीट पंप, ठीक है। डिवाइस विच इज़ यूज टू maintain the temperature higher than the surrounding, that is called heat pump, and device which is used to maintain or the lower the temperature as compared to surrounding called refrigerator, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा फंडामेंटल डिफरेंस हुआ रेफ्रिजरेटर में और हीट पंप में। तो T1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा सिस्टम हो जाता है हीट पंप के केस में। तो Q1 हमारा हो जाता है यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, या हीट पंप टू द सिस्टम या हीट सप्लाई टू द सिस्टम, ठीक है। तो हमारा अगर बात करते हैं COP ऑफ हीट पंप दैट इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, या फिर हमारा हीट सप्लाई टू द सिस्टम अपॉन वर्क इनपुट, और इन टर्म ऑफ Q हो जाएगा आपका Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 और Q1 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा देखिए आपका हीट पंप के लिए। और देखिए रेफ्रिजरेशन के लिए अभी हमने पढ़ा था COP ऑफ रेफ्रिजरेटर
इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। या फिर बात करते हैं Q2 दैट इज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेस डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और Q2 डिवाइडेड बाय Q1 ऑफ माइनस ऑफ Q2, ठीक है। तो इन दोनों में क्या है, बेसिकली बस फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, जो सिस्टम होता है हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर हमें हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, हमें लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो यहाँ पर होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और बात करते हैं हीट पंप के बारे में, तो यहाँ पर आपका हो जाता है हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे COP ऑफ हीट पंप और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है। आप देखिए बात करते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। कई बार हमारे न्यूमेरिकल्स में पूछता है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होती है। देखिए रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, देखिए तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मल्टीप्लाई बाय मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस में होता है, मैंने अभी बताया था किलो जूल पर केजी, कि कितना किलो जूल ऑफ हीट हमारा जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है आपका, ठीक है, पर केजी हमारा कोई रेफ्रिजरेंट है, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। और मास फ्लो रेट क्या है हमारा, कितना हमारा मास फ्लो रेट फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो किलो जूल पर आवर की बात कर सकते हैं आप, या फिर किलो जूल पर सेकंड के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी किलो केजी पर आवर, ठीक है। तो ये केजी से हमारा जब केजी कैंसिल हो जाएगा तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किलो जूल पर आवर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किलो जूल पर आवर अगर बात करें, या फिर किलो जूल पर सेकंड, तो ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी किस में होती है, किलो वाट के अंदर होती है, या किलो वाट या किलो जूल पर सेकंड के अंदर, ठीक है। देखिए तो ये बात करते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के। जब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है, कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर प्रोड्यूस कर रहा है हमारा, और कितना मास फ्लो रेट हमारा प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हमारा मास फ्लो रेट बताता है आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को, ठीक है। और उसी तरीके से हम पावर इनपुट की बात करते हैं। पावर इनपुट होता है वर्क इनपुट टू द सिस्टम मल्टीप्लाई बाय मास फ्लो रेट, ठीक है। तो देखिए वर्क इनपुट क्या था हमारा, किलो जूल पर केजी में था। मास फ्लो रेट आपका हो जाएगा केजी पर सेकंड या केजी पर आवर, तो केजी से केजी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड या किलो जूल पर आवर, तो ये हो जाएगा आपका किलो वाट, ठीक है। तो ये आपका होता है पावर इनपुट टू द सिस्टम, और ये आपका होता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या क्या है COP और आपका पावर इनपुट के अंदर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के अंदर। देखिए बात करते हैं COP आपका होता है, देखिए आपने पढ़ा था जस्ट अभी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। अब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ मास फ्लो रेट का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय मास फ्लो रेट, वर्क इनपुट मल्टीप्लाई बाय मास फ्लो रेट। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए आपका Q2 इंटू मास डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय मास फ्लो रेट, ठीक है। तो ये कंप्लीट वैल्यू आपकी क्या होती है, आपकी जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया था रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो ये आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए कि COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर विच आल्सो इन टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और पावर इनपुट, ठीक है। तो COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इन टर्म ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी एंड पावर इनपुट क्या हो जाएगा, रेशो ऑफ रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन पावर इनपुट, और ये दोनों वैल्यू आपकी किसमें होंगी, किलो वाट के अंदर होंगी। बट अगर बात करते हैं इन टर्म के अंदर, तो ये आपका हो जाएगा किलो जूल पर केजी के अंदर, और ये आपका किलो जूल पर केजी के अंदर, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन हुआ COP और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी के अंदर और पावर इनपुट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करने हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए बात करते हैं, अब हम बात करते हैं, देखिए आगे फर्दर फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल या कार्नोट साइकिल के बारे में। देखिए आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल और कार्नोट प्रिंसिपल, ठीक है। अब कार्नोट वर्ड हमारा बताता है 100% एफिशिएंसी, फुल्ली रिवर्सिबल और फ्रिक्शनलेस प्रोसेस, ठीक है। और बात करते हैं देखिए TS डायग्राम के बारे में। तो कार्नोट साइकिल के लिए हमारा TS डायग्राम होता है, देखिए ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर है टेम्परेचर, ये हमारा प्रोसेस दिखा रहा है एंट्रोपी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस है, बिकॉज क्या है हमारे वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हैं, और सभी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस क्या होते हैं हमारे एंटी क्लॉक फ्लो करते हैं, ठीक है। और ये हमारे 1 से 2 क्या है आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, और 3 से 4 भी आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, और 2 से 3 और 4 से 1 हमारे क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, या फिर हमारा जितना भी हीट हमारा क्या है एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा Q1, ये हमारा हीट क्या हो जाएगा हीट सप्लाई टू द हीट सप्लाई या हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड टू द
एटमॉस्फेयर या फिर सराउंडिंग्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा देखिए ये हो गया आपका कार्नोट साइकिल। बात करते हैं COP ऑफ द कार्नोट सिस्टम। COP ऑफ द कार्नोट सिस्टम दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। या फिर बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। बट अगर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, रेफ्रिजरेटर के केस में अगर हम बात करते हैं आइडियल कंडीशन के लिए, तो Q हमारा क्या हो जाता है, Q को रिप्लेस कर देते हैं टेम्परेचर की हेल्प से, और जो हमारी जो COP हो जाता है वो बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ठीक है, तो हम टेम्परेचर की फॉर्म में क्या लिखेंगे, दैट इज T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस ऑफ T2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेफ्रिजरेटर, या फिर बात करते हैं कार्नोट साइकिल इन रिवर्सिबल कंडीशन या आइडियल कंडीशन या कार्नोट कंडीशन, ठीक है। और वेयर T1 इज द लोअर टेम्परेचर एंड T2 इज द हायर टेम्परेचर, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स बात करते हैं, देखिए जो हमें पॉइंट्स हमें याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कई बार पूछे आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है ऑल द रिवर्सिबल साइकिल हैव द सेम COP ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर रेंज। देखिए अगर हमारे पास मान लो A कोई साइकिल है, ठीक है, A कोई रिवर्सिबल साइकिल है, B कोई रिवर्सिबल साइकिल है दूसरा, और दोनों का जो टेम्परेचर रेंज है T1 एंड T2, T3 एंड T4, ठीक है। ये टेम्परेचर रेंज है T1 T2 और T3 और T4 दो टेम्परेचर रेंज है, ये हमारी दोनों टेम्परेचर रेंज क्या हैं, इक्वल हैं। तो इनका जो COP होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। बिकॉज आइडियल की कंडीशन में मैंने अभी बताया COP इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर मैंने दोनों का बराबर दे रखा है, रेंज बराबर दे रखी है जिसमें हमारा वो ऑपरेट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन सेम है, तो COP भी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये हमारी बात हुई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। और दूसरा देखते हैं COP डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। देखिए COP होती है वो आपका डिपेंड नहीं करती है आपका वर्किंग सब्सटेंस क्या है। देखिए अगर आप बात करते हैं कोई भी वर्किंग सब्सटेंस अगर चेंज कर देता हूं बट टेम्परेचर लिमिट हमारी सेम है, दैट मीन्स हमारी क्या होगा, COP चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो COP डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस इन रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ध्यान रखना ये चीज़, रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के केस में COP डिपेंड नहीं करती हमारी वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ठीक है। तो COP ऑफ हीट पंप क्या होती है, रेफ्रिजरेटर से क्या होती है, एक ज़्यादा होती है। अभी ज़्यादा क्यों होती है, देखिए बेसिकली क्या है आपका हीट पंप के अंदर हम क्या करते हैं, हीट एडिशन करते हैं, ठीक है। आप सिस्टम के अंदर बात करते हैं, देखिए ये है आपका हीट पंप, यहाँ पे आपका वर्क इनपुट है, ये आपका T1 टेम्परेचर है, ये आपका T2 टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, हीट को एडिशन कर रहे हो, प्लस आपको वर्क इनपुट भी क्या सरप्लस में मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी, आपकी COP क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट अगर आपको बात करते हैं रेफ्रिजरेटर में सिस्टम हो जाता है आपका लोअर पोर्शन, जहाँ पे आपको हीट को एक्सट्रैक्ट करना है और आपको क्या करना है, वर्क इनपुट का सरप्लस देना पड़ता है, ठीक है। इसका हमें कोई भी सरप्लस से हमारा बेनिफिट नहीं होता टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी। तो हमें क्या होगा, COP हमारी रिड्यूस होगी या लेस होगी एज कम्पेयर टू हमारा हीट पंप के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन है। कई बार आपको COP ऑफ हीट पंप दे दी जाएगी, फॉर एग्जांपल COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 4, और आपको कैलकुलेट करना है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 4 - 1 दैट इज COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 3, ठीक है। यूनिट रेस क्वांटिटी होती है, ये इसी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग कंप्रेसर। अब कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर इज इक्वल टू, ये होती है आपकी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम रेफ्रिजरेंट का कितना था और आपका स्वेप्ट वॉल्यूम कितना था, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं मैं आपका एक्चुअल मास एट एंट्री कितना है वो आपका, ठीक है। दैट मीन्स आपका हो जाएगा मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय V1, आपका क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, इंटू N इंटू K, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास इंटू वॉल्यूम एट इनलेट, एरिया हो जाएगा π/4 d², वेयर d क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ द पिस्टन, N क्या हो जाएगा आपका स्पीड इन RPM, ठीक है, और L हो जाएगा स्ट्रोक लेंथ, और K हो जाएगा नंबर ऑफ सिलेंडर्स, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारा किसी भी उसके, बात करते हैं अब आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है इन टर्म ऑफ आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स और आपके प्रेशर रेशो के बारे में। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज आल्सो 1 + C ऑफ P2 डिवाइडेड बाय P1, वेयर P2 और P1 क्या है आपके, हायर प्रेशर रेशो टू द लोअर प्रेशर रेशो, और ये पावर हो जाएगा 1/n। n क्या है हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है,
ठीक है। और P1 P2 क्या है हमारे हायर प्रेशर या फिर हमारा बात करते हैं इनिशियल और फाइनल प्रेशर है, ठीक है। ये हम बात करते हैं देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द आपका क्या है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स थी जो हमने डिस्कस करी हैं जो आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर, ठीक है। तो देखिए अगर मैं छोटा सा बात करता हूँ, अब अगर हम डिस्कस करेंगे वेपर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है, VCRS। इस पर बेस देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किट डायग्राम के बारे में। देखिए ये हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं कैसे हमारा जो रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सपेंशन वाल्व, ये है आपका कंडेंसर, ठीक है। इसको बोलेंगे इवेपोरेटर, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसर, ठीक है। जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मेरे साथ इसको देख रहे हैं तो शॉर्ट नोट बना सकते हैं साथ के साथ, ताकि आपके जो सब्जेक्ट का है वो कंप्लीट रिवीजन होता रहे और कम टाइम में आप पूरा सब्जेक्ट को क्या कर पाए, कवर कर पाएँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपेंशन वाल्व, यहाँ पे आपका लगेगा कंप्रेशर, ठीक है। तो ये आपका कंप्रेशर है और ये मैंने फिगर बनाया है कंप्रेसर का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंप्रेसर। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ अगेन। तो ये है आपका कंप्रेसर, ठीक। तो सबसे पहले हमारा देखिए बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस देखिए कैसे होगा। तो रेफ्रिजरेशन सबसे पहले क्या करेगा, प्रोसेस हमारे जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है ये आपका है कंप्रेसर, ठीक है। तो जो रेफ्रिजरेंट है आपका, रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होगा हमारा प्रोसेस 1 से, ठीक है। सबसे पहले जो रेफ्रिजरेशन हमारा कंप्रेस होगा आपके कंप्रेसर से, प्रेशर जहाँ पर हमारा इंक्रीज़ होगा प्लस टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। जब जैसे जैसे रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा हमारे आपके कंप्रेसर से कंडेंसर की ओर, और कंडेंसर क्या करेगा, इसका हीट का रिजेक्शन करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर, हीट रिजेक्शन, या फिर हमारा क्या है दैट इज़ Q1, ठीक है। जो कि हमारा क्या है हमारा सर्किट डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम भी मैं साथ में ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये Q2 ये हमारा क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, T2 इज़ द लोअर टेम्परेचर, T1 इज़ द हायर टेम्परेचर, और ये आपका क्या हो जाएगा वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है। तो कंप्रेसर को हम क्या करते हैं, देखिए हम कंप्रेसर को अलग से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं प्लस और माइनस, ये हमारा क्या है वर्क इनपुट है एक तरीके से कंप्रेसर हमारे सिस्टम के ऊपर, ठीक है। और जैसे जैसे कंप्रेसर मूव करेगा तो रेफ्रिजरेशन को क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट को ये कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या करेंगे रेफ्रिजरेंट के राइज करेंगे। और उसके बाद जब हमारा रेफ्रिजरेंट एंटर करता है हमारे किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर, तो ये हमारा क्या होता है वेपर फेज, आपका ये वेपर या गैसीय आपका थोड़ा सा गैसियस फेज में होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो गैसियस फॉर्म में होगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता है, इसकी हीट को रिजेक्ट करता है तो टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और आफ्टर द कंडेंसर ये हमारा एंटर करता है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर, और एक्सपेंशन वाल्व के अंदर क्या होता है, देखिए ये आपका होता है आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। और यहाँ पर क्या होगा, ये इसका जो फेज़ है ये भी हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ये लिक्विड फेज में आ जाएगा। और कंडेंसर के अंदर क्या होता है हमारा, ये फेज चेंज प्रोसेस होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा यहाँ पे होता है। और टेम्परेचर भी हमारा यहाँ पे क्या रखते हैं, कुछ टाइम के लिए रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और रिड्यूस होते होते क्या करता है, अपना फेज ये चेंज करके लिक्विड फेज में आ जाता है, ठीक है। और आफ्टर द एक्सपेंशन वाल्व ये फर्दर लिक्विड आ जाता है और कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड के अंदर, और प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बट इतना एडुकेट प्रेशर रहता है ताकि ये क्या कर पाए, फ्लो कर पाए। और एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आने के बाद ये जाता है हमारा इवेपोरेटर कॉइल के अंदर, और इवेपोरेटर कॉइल के बाद ये वापस फ्लो कर देता है हमारा कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। तो और इवेपोरेटर से हमारा जो हीट को क्या करता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और Q2 क्या होगा, ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा हमारे किससे, स्पेस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरा रूम है, या आपके बात करें कोई रेफ्रिजरेटर है, तो इस स्पेस से क्या करेगा, ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और आपका क्या करेगा, चेंज हो जाएगा हमारे वेपर्स के अंदर, और दोबारा आपका ये साइकिल में कम्प्लीटली घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारी होती है वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल की। और बात करते हैं देखिए 1 से 2 प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन है, ठीक है। प्रोसेस हमारा 1 से 2 क्या है, आइसोएंट्रोपिक हमारा कंप्रेशन होगा, और 2 से 3 प्रोसेस होगा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो कंडेंसर के अंदर प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है, हीट रिजेक्शन होता है, ठीक है।
और 3 से 4 आपका आइसोएंथैल्पिक H1 इज इक्वल टू H2 आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होगा और यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद हमारा क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन या हीट एडिशन, यहाँ पे हीट ऐड होगी हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर और हमारा जो इवेपोरेटर का जो स्पेस है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और यहाँ से हम निकालते हैं COP दैट इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। और बात करते हैं, देखिए अगर जैसे हम TS डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, तो TS डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए TS डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो इस हेल्प से हमारा कुछ कर्व निकल के आता है। देखिए ये जो बेल शेप कर्व होती है ये आपकी बताती है, ठीक है, TS डायग्राम टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। अब ये टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम ये आपका शो कर रही है, ठीक है, और ये है आपकी, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है, और ये आपका क्लियर हो जाएगा प्रोसेस 1, ठीक है। देखिए ये है आपका प्रोसेस 1 से 2 दैट इज़ कंप्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ दोबारा, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसर, ठीक है। ये कंप्रेसर है, ये आपका क्या है, कंडेंसर, ठीक है, ये कंडेंसर हो जाएगा, ये आपका एक्सपेंशन वॉल्व और ये इसके बाद आपका हो जाएगा एवेपोरेटर, ठीक है। ये दोबारा से आपके कंप्रेसर में चला गया, ठीक है, एवेपोरेटर। ये आपका Q2 है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है, ये वर्क इनपुट टू दी कंप्रेसर, ये Q रिजेक्टेड, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और ये आपका क्या है, H1 इज इक्वल टू H2, एक्सपेंशन वॉल्व है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है, ये आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। 1 से 2 क्या हो रहा है, देखिए कंप्रेसर हो रहा है, दैट मीन्स क्या है हमारा, ये आपका वर्क इनपुट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है बिकॉज वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है हमारा। 2 से 3 हमारा क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर है, T2 इज़ द हायर टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर हमारा क्या है, T2 रीच कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेट को, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस है, और यहाँ पर क्या है हमारा Q1 है, हीट जो क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस हमारा दिखा रहा है, ये 3 है से 4 प्रोसेस, ठीक है, ये 3-4 प्रोसेस हमारा बता रहा है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, और 4 से 1 प्रोसेस दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड। कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम, ठीक है। तो इसको अगर बात करते हैं COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगी हमारी, इन टर्म ऑफ एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी एट पॉइंट 1 दैट इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H1 माइनस ऑफ, देखिए ये वैल्यू हमारी क्या होगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है इन टर्म ऑफ एंथैल्पी दैट इज H1 माइनस ऑफ H4, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। वर्क इनपुट क्या होगा, हमें कितना अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट करना पड़ा है इन टर्म ऑफ एंथैल्पी दैट इज इक्वल टू H2 डिवाइड माइनस ऑफ H1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन टर्म ऑफ एंथैल्पी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट की कौन कौन से पॉइंट पे हमें एंथैल्पी निकालनी है वो हम निकालते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर बात करते हैं आपके आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस के बारे में, देखिए 3 से 4 प्रोसेस है वो आपका आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, जहाँ पर H3 इज इक्वल टू क्या होता है, H4 होता है। बट ये हमारा हल्का सा कर्व क्या है, हमारा टेपर है, बिकॉज ये बताता है हमारा कि एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है, इस प्रोसेस में बढ़ रही है। बिकॉज आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस क्या होती है हमारी, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारी क्या होगी, एंट्रोपी इज ऑलरेडी इंक्रीज होगी, बिकॉज यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है हाईली, तो इस इरिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसीलिए हमारा अगर बात करते हैं ये 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारा बता रहा है डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस तो है, H1 इज इक्वल H3 इज इक्वल टू H4 तो है, बट एंथैल्पी हमारी के साथ साथ कांस्टेंट है, बट एंट्रोपी क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, ठीक है। H3 इज इक्वल टू H4 दैट मीन्स हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 की जगह आपको क्या पुट कर सकते हो H2, और H4 की जगह H3 की जगह आप H4 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर H4 है तो ये आपका H3 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हो जाएंगे आपको, यहाँ से आप निकाल सकते हो COP, और जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से मास फ्लो रेट को, और यहाँ भी मास फ्लो रेट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, बिकॉज ये आपका हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड के अंदर, और ये आपका हो जाएगा पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, ठीक है।
ये आपका बेसिक एनालिसिस हुई आपकी वेपर कंप्रेशन साइकिल की, और बेसिकली इन्हीं फार्मूला पे हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल के, ठीक है। तो अब बात करते हैं देखिए थोड़े से कर्व की एनालिसिस के बारे में डेप्थ में, कि क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं कि भाई आइसो जो इस प्रोसेस में हम ड्राई कंप्रेशन क्यों फॉलो नहीं कराते। देखिए ये हमारा हुआ प्रोसेस TS डायग्राम, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस 1 से 2 हमारा आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है। आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन के बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, और ये आपका आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्रोसेस 1, ठीक। और ये प्रोसेस 1 के बाद हमारा आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, ये 2 हो जाएगा वर्क इनपुट बाय द कंप्रेसर, और 2 से 3 आपका हो जाता है हीट रिजेक्शन टू द एटमोसफियर बाय द कंडेंसर एट कांस्टेंट प्रेशर, और Q2 इज़ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस। देखिए अब जब हम क्या करते हैं, जब अगर इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, और इस वाली जो कर्व को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर होती है 0, और ड्राइनेस फ्रिक्शन की वैल्यू होती है जहाँ पर होती है 1, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम जब इस वर्ड मूव करते हैं दैट मीन्स जो क्वालिटी ऑफ द स्टीम है, क्वालिटी ऑफ द वेट, जो हमारे जो हम बात करते हैं सब्सटेंस है, उसकी क्वालिटी बढ़ रही है, बिकॉज ड्राइनेस फ्रिक्शन का मतलब क्या है हमारा, वो लिक्विड से वेपर फेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और उसकी क्वालिटी बढ़ रही है। तो इस पॉइंट से जब हम पहले कर्व हम करते हैं, मान लो हमारा जो कंप्रेशन हम करवा रहे हैं ये वाले पॉइंट पे 1 ठीक है। इफ़ द पॉइंट हमारा पहले होता है फ्रॉम द सैचुरेटेड वेपर लाइन, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वेट कंप्रेशन। और अगर इस पॉइंट से हमारा आगे जाता है कंप्रेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन हमारा इस पॉइंट पे जा रहा है दैट इज कॉल्ड 1 तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ड्राई कंप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पूछी जाती है व्हाट इज द वेट कंप्रेशन एंड व्हाट इज ड्राई कंप्रेशन, ठीक है, और क्या क्या इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, ठीक है। देखिए वेट कंप्रेशन और ड्राई कंप्रेशन के बारे में हमने अभी कर्व से डिस्कस किया है। तो जब इनलेट हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन से आगे हो जाए, ठीक है, जब इनलेट हमारा सैचुरेटेड वेपर लाइन से हम आगे करें इस पॉइंट से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमारा क्या होगा, रेफ्रिजरेंट कंप्लीटली ड्राई है, कोई भी अमाउंट ऑफ लिक्विड हमारा प्रेजेंट नहीं है, फेज हमारा क्या है, कंप्लीटली वेपर फेज में है, ठीक है। तो ड्राई कंप्रेशन हम प्रोवाइड कराने का हमारा मेन मोटो रहता है, ताकि हमारा कम से कम जो लिक्विड है वो एंटर करे हमारे कंप्रेसर के अंदर, और जो अगर वेट कंप्रेशन कराएंगे हम बिलो द आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन, तो हमारा जो वेट कंप्रेशन की वजह से जितने भी लिक्विड्स हैं वो हमारे डैमेज कर देंगे कंप्रेसर के ब्लेड्स को, कंप्रेसर के केसिंग को, और कंप्रेसर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं हम, ड्राई कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं और वेट कंप्रेशन को अवॉइड करते हैं। और अगर वेट कंप्रेशन हो रहा है दैट मीन्स क्या होगा, हमारा कंप्रेसर क्या करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी जो मेथड्स हैं हमारा कि ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन, और क्या हमारे रीजंस हैं जो हम इनको फॉलो नहीं कराते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हमारा हुआ। अब बात करते हैं, देखिए इफेक्ट ऑफ वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑन द कंप्रेशन साइकिल, ठीक है। कंप्रेसर साइकिल को अगर हम वेरियस पैरामीटर चेंज करते हैं तो क्या क्या अफेक्ट करता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है। अब कौन कौन से, सबसे पहले पैरामीटर क्या है, डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर। अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर अगर हम रिड्यूस कर दें, ठीक है, तो क्या हमारा COP बढ़ सकता है। देखिए COP क्या है, हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। अब कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, कितना वर्क इनपुट देने पर, ये हमारा COP है, ठीक है। और ये हमारा इन टर्म ऑफ अगर बात करें एंथैल्पी, दैट इज इक्वल टू H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स अपनाते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर। क्या इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। देखिए तो ये हम बात करते हैं, बेल शेप कर्व है हमारा TS डायग्राम का, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। देखिए आप, ये मैं बताता हूँ, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये वर्क इनपुट, ये आपका हो जाएगा कंडेंसर रेफ्रिजरेशन, आपका कंडेंसर हीट रिजेक्शन, और ये आपका प्रोसेस आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है। दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3,
TS डायग्राम है, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ है कि ये है आपका वर्क इनपुट, ये आपका क्या है हीट रिजेक्शन बाय द कंप्रेसर, दैट इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब बोला हुआ है क्या हम इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर बाय डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर। अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को डिनोट करते हैं, देखिए ये हमारी जो लाइन होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है, ये भी और ये भी। अब कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो अगर मुझे ये हमारा क्या है ये प्रेशर मान लो दैट इज कॉल्ड PA और ये PB, और हमारा इवेपोरेटर कौन सा लाइन शो करता है 1 से 4 प्रोसेस लाइन शो कर रहा है आपका इवेपोरेटर। अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं दैट मीन्स क्या है हमारा ये कर्व हल्का सा हम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये कर्व नीचे आएगा तो क्या होगा आपका कुछ ये वाला होगा, दैट इज़ 4 डैश, ये आपका 1 डैश होगा, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए यहाँ पे आप विजुअली देख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले क्या था और बाद में क्या होगा हल्का सा उससे रिड्यूस हो गया है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट रिड्यूस होगा। और वर्क इनपुट पहले हमारा था दैट इज आपका H1 H2, ठीक है। द वर्क इनपुट इज H2 माइनस H1, बट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा न्यू वर्क दैट इज H2 और H2 H1 डैश, ठीक है। तो वर्क इनपुट भी क्या हो गया हमारा, न्यू वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो गया है और पुराना वर्क इनपुट क्या था हमारा कम था। तो बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज रिड्यूस एंड वर्क इनपुट विल इंक्रीज। तो दैट मीन्स अगर वर्क इनपुट बढ़ेगा तो COP ऑटोमेटिकली क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है अगर हम डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर करते हैं तो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो रिड्यूस होगा ही होगा, बट COP भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी और हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हमारा ये मेथड है क्या है हमारा ये फ्रूटफुल नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर कुछ फर्क पड़ेगा। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है आपकी, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस C माइनस C P2 डिवाइडेड बाय P1 पावर 1 बाय N, ठीक है। P2 क्या है हमारा, देखिए प्रेशर है, P2 बाय P1 क्या है हमारा रेशो ऑफ द प्रेशर, ठीक है। अब रेशो ऑफ द प्रेशर हमारा देखिए क्या हो रहा है, ये हमारी वैल्यू रिड्यूस हो रही है बिकॉज लोअर टेम्परेचर की वैल्यू क्या करी है हमने, इवेपोरेटर प्रेशर को क्या करा है हमारा, देखिए हमने इवेपोरेटर प्रेशर रिड्यूस किया है तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी P2 बाई P1, ठीक है। और P1 क्या है हमारा ये लोअर प्रेशर, P2 इज़ द हायर प्रेशर, और P1 की वैल्यू अगर हमने रिड्यूस करी है तो ये कंप्लीट वैल्यू ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू हमारी क्या है नेगेटिव है। जब कोई नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव माइनस जब नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी दैट मीन्स क्या है कंप्लीट जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी हमारी रिड्यूस होगी सिस्टम की, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो रही है तो हमारा और COP भी रिड्यूस होगी। आप देखते हैं देखिए वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट भी हमारा क्या हुआ था, वर्क इनपुट भी हमारा क्या हुआ था यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, और आपके बात करें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो हमारा रिड्यूस हुआ था। दैट मीन्स क्या है कंप्लीट ये प्रोसेस क्या हमारी फ्रूटफुल नहीं है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम नहीं बढ़ा सकते बाय द डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ कि वेरियस पैरामीटर का। सेकंड देखते हैं, देखिए क्या हम जो इवेपोरेटर प्रेशर के की सिमिलरली तरीके से कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज़ करके क्या हम बढ़ा सकते हैं हमारे कंडेंसर के आपके कंप्रेसर की जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। तो देखिए बात करते हैं, देखिए ये हमारा हो जाएगा TS डायग्राम, ठीक है। TS डायग्राम में ये हमारा कर्व हो जाएगा, ठीक है। ये 1 से 2 कर्व है, ठीक है। 1 से 2 दैट इज आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 क्या है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एट कंडेंसर, 3 से 4 आपको आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस दैट इज TS डायग्राम, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब मान लो आपने क्या करना है, मान लो कि आपने जो प्रेशर है आपने क्या करा है प्रेशर को बढ़ा दिया है, ठीक है। आपके जो आपका जो प्रेशर है आपका जो कंप्रेशर कंडेंसर का प्रेशर है वो आपने इंक्रीज़ करना है, ठीक है। अब जब आप कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका जो कर्व है मान लो ये कर्व था, ठीक है। अब जब ये वाला प्रेशर आप बढ़ोगे तो ये कर्व कुछ आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब कंडेंसर प्रेशर जैसे जैसे आप लाई करोगे तो ये कर्व आपका यहाँ आएगा और ये वैल्यू आपकी कुछ यहाँ आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा 2 डैश, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी, ठीक है, ये हो जाएगी दैट इज 4 डैश, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा न्यू वर्क इनपुट, ये आपका था ओल्ड वर्क इनपुट, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले आपका ये वाला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था और अब आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या आया है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले 1 से 4 ज़्यादा था बट 1 से 4 डैश क्या है कम है, वर्क इनपुट भी इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स क्या हो रहा है हमारा कोई भी इफेक्ट हमारा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या थी, इफ़ वी इंक्रीज द
प्रेशर ऑफ द कंडेंसर। तो कंडेंसर के प्रेशर इंप्रूव करने से कुछ फ़र्क हुआ है? देखिए, कंडेंसर के प्रेशर इंप्रूव करने से हमें कोई भी फ़र्क नहीं हुआ है, बिकॉज सारी चीज़ें हमारी क्या हुई हैं, सिमिलरली सेम हुई हैं। COP क्या होता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, वर्क इनपुट की वैल्यू बड़ी है। दैट मीन्स क्या होगा? COP हमारी क्या होगी? रिड्यूस होगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बारे में बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 1 + C - C ऑफ P2 डिवाइडेड बाई P1, ठीक है, दैट इज़ 1/n। हमने P2 की वैल्यू बढ़ाई है, दैट मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू इंक्रीज हुई है, और नेगेटिव वैल्यू इंप्रूव होने का मतलब क्या है? हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। दैट मीन्स जो इफेक्ट है, ये मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द कंडेंसर एंड रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द इवेपोरेटर विल बी सेम, ठीक है। दैट मीन्स चाहे हम कंप्रेसर, चाहे कंडेंसर का प्रेशर बढ़ा लें, चाहे इवेपोरेटर का प्रेशर हम रिड्यूस कर लें, इफेक्ट क्या रहेंगे? हमारे सेम रहेंगे। COP अल्टीमेटली डिक्रीज होगी, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी, और हमारी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी रिड्यूस होगा, वर्क इनपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों का इफेक्ट हमारा सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी कि भाई दोनों पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो चीज़ है हमारी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो थर्ड मेथड हम यूज़ करते हैं सुपर हीट करने के बाद। क्या सुपर हीट करने से हम COP इंप्रूव कर सकते हैं? देखिए, और ये सारे मेथड को अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है कि हमें क्या करना है, कैसे हम अपने जो सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं और उसकी एफिशिएंसी को एनहांस कर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, सुपर हीट के अंदर क्या करेंगे हम? सुपर हीट। अब सुपर हीट के अंदर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, क्या कर रहे हैं? सुपर हीटिंग द रेफ्रिजरेंट। क्या हम रेफ्रिजरेंट को सुपर हीट कर सकते हैं एट हायर टेम्परेचर? जो हमारे पहले हो रहा था उससे थोड़ा सा टेम्परेचर हायर करके, ठीक है। तो देखिए, अगर हम फिगर बनाते हैं TS डायग्राम, तो ये आपका हो जाएगा 1 से 4 प्रोसेस, ठीक। ये आइसोएंट्रोपिक, ये आपका हो जाएगा आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, ठीक है, 3, ये 1, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको जो क्या कर रहे हैं, इसको हम सुपर हीट कर रहे हैं। मान लो सुपर हीट कर रहे हैं हम एट पॉइंट दिस पॉइंट तक, तो ये आपका हो जाएगा, ये पॉइंट मान लो 2 था, तो ये आपका हो जाएगा 2 डैश, ठीक है। और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ठीक है, दैट इज़ 1 डैश, ठीक है। और ये आपकी जो कर्व है वो आपकी ये कर्व थी, ये आपका कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा पहले ये था, ठीक है, और हमारा क्या था? ये हमारा क्या है? वर्क इनपुट। और अब बात करते हैं न्यू वर्क इनपुट। देखिए क्या हुआ है, न्यू जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हमारा क्या हुआ है? ये वाला, ठीक है, जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, न्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और ये हमारा क्या है? वर्क इनपुट, ठीक है। तो COP देखिए क्या हुई? COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, दैट इज इक्वल टू, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और वर्क इनपुट क्या हो रहा है? हमारा रिड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स क्या है हमारा? सॉरी, वर्क इनपुट भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज पहले वर्क इनपुट हमारा रिड्यूस हुआ था, कम था, और उसके बाद ज़्यादा हो रहा है। बट हम यहाँ कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज ये वैल्यू अगर डोमिनेट करेगी तो COP रिड्यूस होगी, और ये वैल्यू अगर डोमिनेट करेगी तो COP क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पर जो कंक्लूजन होता है, वी कैन कांट प्रोडिक्ट द COP ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए, अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? 1 + C - C हायर प्रेशर डिवाइडेड बाय P1, दैट इज लोअर प्रेशर पावर 1 बाय पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब यहाँ पर प्रेशर तो हमारा कोई भी हमारा देखिए नहीं छेड़ा गया, प्रेशर हमारा इवेपोरेटर का भी सेम है और कंडेंसर का सेम है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर क्या है? डज नॉट चेंज, या फिर हमारी सेम रहेगी, डज नॉट अफेक्टेड। तो ये जो मैंने 3 केस करे हैं, इन पर केस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखिए कि अगर हम टेम्परेचर को, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं इवेपोरेटर के, तो COP पर क्या फ़र्क पड़ेगा? रेफ्रिजरेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? वर्क इनपुट हमारा क्या होगा सिस्टम का? वैसे ही हमारा सुपर हीट करने पर क्या हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा या COP बढ़ेगी? तो ये जितनी भी मैंने चीज़ें कंसीडर करी हैं, जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं, इनको आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? नॉट अफेक्टेड, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर को हमने नहीं छेड़ा गया है, ठीक है। और बात करते हैं COP, तो COP हमारी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज डिपेंड करेगी किसके रेट के ऊपर। और वर्क इनपुट ज़्यादा बढ़ रहा है, दैट मीन्स COP रिड्यूस होगी। और अगर हमारी बात करें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, तो हमारा COP क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ टू इम्प्रूविंग द COP ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, फोर्थ हमारा मेथड है, कि फोर्थ मेथड है, हम अब एक बार और ट्राई करते हैं, बाय सबकूलिंग द रेफ्रिजरेंट, ठीक है, बाय सबकूलिंग द रेफ्रिजरेंट,
ठीक है। अब अगर हम रेफ्रिजरेंट को सबकूल कर दें तो क्या इससे पॉसिबल है कि हमारा जो COP हमारे सिस्टम की बढ़ जाए? देखिए ये हम COP ऑफ द सिस्टम कैसे बढ़ाएंगे, देखिए ये हमारा है, ये बात करते हैं अब, TS डायग्राम हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस 4 to 1, ठीक है। ये आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो गया है, ठीक है। और इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका कंडेंसर प्रोसेस हो जाएगा और ये है आपका, देखिए तो ये आपकी जो प्रोसेस बता रही है ये आपका हो जाएगा TS डायग्राम फॉर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। आप देखिए ये कुछ कर्व है, एक रफ डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज़ 2, ये आपका 0.3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.3 है और मैं इसको अभी ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ठीक है, ये 0.3, ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये है आपका, देखिए ठीक, ये कर्व हो जाएगा आपका, ये वाइट मैं ले लेता हूँ मार्कर, थोड़ा मार्कर में सेटिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। देखिए तो बट ये आपका देखिए कर्व, ये हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं फॉर द सबकूलिंग के लिए, ठीक है। अब सबकूल किया कर दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं जब मैं अब सबकूल करूँगा, मान लो प्रोसेस को सबकूल कर रहा हूँ, तो सबकूल करने के लिए देखिए ये हमारा इनिशियल प्रोसेस है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और सबकूल करने पे मुझे टेम्परेचर क्या करना है, रिड्यूस करना है, मतलब टेम्परेचर जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर था हमारा उससे लोअर टेम्परेचर तक कूल करेंगे। मान लो 3 टेम्परेचर तक मैंने रेफ्रिजरेंट को कूल कर दिया है और उसके बाद क्या कर रहा है, ये थ्रॉटल वॉल में इनलेट कराया है, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास जो इनिशियल वर्क इनपुट था ये था हमारा H1 जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, और ये हमारा क्या था, पहले वर्क इनपुट था, ठीक है। ये न्यू वर्क इनपुट है और यही हमारा वर्क इनपुट आफ्टर द वर्क इनपुट, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बट ये वैल्यू हमारी क्या हुई है, बड़ी हुई है, और ये हमारा न्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो COP दैट इज इक्वल टू COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए हमारे पास क्या है, ये आपका पहले था दैट इज H1 माइनस ऑफ H4 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा H2 माइनस H1, ठीक है। ये आपका था इनिशियल जब आपने सबकूलिंग नहीं कराई थी, बट आफ्टर द सबकूलिंग आपका क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दैट इज H1 माइनस ऑफ, ये आपका वैल्यू है दैट इज H4 डैश, ठीक है। ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। और वर्क इनपुट क्या है आपका, सेम रहा है दैट इज H2 माइनस H1। दैट मीन्स देखिए आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो बड़ा है बट वर्क इनपुट पर कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और COP हमारी अल्टीमेटली क्या होगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो COP भी बढ़ेगी। तो ये हमारा जो प्रोसेस है यही हमारा सबसे बेनिफिशियल प्रोसेस शो होता है कि सब कूलिंग के अंदर हमारा वर्क इनपुट उतने ही सेम अमाउंट ऑफ वर्क इनपुट से हम ज़्यादा COP ले सकते हैं अगर हम रेफ्रिजरेंट को सबकूल कराते हैं एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर, और उसके बाद हम सबकूल कराने के बाद फिर हम इसमें क्या कराते हैं, थ्रॉटलिंग कराते हैं, ठीक है। तो आप बात करते हैं देखिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है 1 + C माइनस C ऑफ P2/P1 पावर 1/n, ठीक है, वेयर n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। अब देखिए प्रेशर हमारा कोई भी हमने प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं किया, दैट मीन्स क्या है, प्रेशर की वैल्यू हमने सेम रखी है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर विल बी सेम, ठीक है। तो सिस्टम की हमारी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी सेम रहेगी। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल इंप्रूव, वर्क इनपुट विल डज नॉट अफेक्टेड या नॉट चेंज, और COP विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये 4 केसेस थे हमारे, ठीक है। तो इन 4 केसेस का अगर मैं एक रफ आपका कंपैरिजन करता हूँ मान लो, तो देखिए बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं चारों का, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, कंपैरिजन डिक्रीजिंग द इवेपोरेटर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड केस था increasing the condenser pressure. Third case is superheating the refrigerant, and fourth one is subcooling the refrigerant, ठीक है। तो ये 4 केस थे, इन पर बेस्ड हमारे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं COP की। COP इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। जब हमने इवेपोरेटर में आपका प्रेशर को रिड्यूस कर किया था तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हुआ था, देखिए
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा डिक्रीज हुआ था और वर्क इनपुट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। ठीक है, तो COP ऑफ द आपका सिस्टम विल बी डिक्रीज। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल बी डिक्रीज। ठीक है, एरो डाउनवर्ड्स का मतलब डिक्रीज है, एंड वर्क इनपुट विल बी इंक्रीज। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या थी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज। तो ये सारे हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इन पर हमारे कम से कम 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन्हीं पर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं इंक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर, और मैंने डिस्कस किया था कि इफेक्ट ऑफ इवेपोरेटर प्रेशर डिक्रीमेंट और इंक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा। दैट मीन्स इसका भी हमारा COP क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हमारा रिड्यूस होगा, और वर्क इनपुट इज आल्सो इंक्रीज, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज आल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो ये हमारे दोनों हो गए। अब बात करते हैं थर्ड और फोर्थ के बारे में। देखिए, सुपर हीट में क्या था हमारा, COP हम कांट प्रिडिक्ट बिकॉज ये पे हमारा क्या होता है, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो हमारा बढ़ता है, बट वर्क इनपुट भी बढ़ता है। बिकॉज अगर हमारा ये वाला वैल्यू डोमिनेट करेगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की, तो हमारी क्या होगी, देखिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो COP बढ़ेगा, बट वर्क इनपुट बढ़ेगा तो COP डिक्रीज होगा। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कांट चेंज, या फिर बात करें अनचेंज रहेगी या सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर को हमने कोई भी चेंज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ का है COP विल इंक्रीज। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट विल इंक्रीज बट वर्क इनपुट विल बी सेम। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी सेम, बिकॉज यहाँ पर भी हमने प्रेशर को चेंज नहीं किया है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकल के आता है। देखिए, तो ये दोनों जो केस हैं हमारे, ये बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, हम इनको फॉलो नहीं करते हैं। और जनरल लाइफ में और हम जो प्रैक्टिकली हम इनको एक्सपेरिमेंटली जो फॉलो करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, बेस्ट केस होता है सब कूलिंग। तो सब कूलिंग से हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी हमारी चेंज नहीं होती, वर्क इनपुट भी चेंज नहीं होता, और सेम अमाउंट ऑफ हमारा स्ट्रक्चर से बस हम सबकूल करा के एफिशिएंट वे में सिस्टम को क्या कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, COP इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है, वेपर कंप्रेशन साइकिल। ठीक है, और इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, आपका वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल और आपके साइकोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, और आपके एयर कंडीशनिंग पर बेस्ड जितने भी फॉर्मूलेज हैं, सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है आने वाले सब आपको मिलते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को। और देखिए, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर में SSC JEE और आपके AE के सभी ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, वो आप उनको भी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।